ईरान के अंदर एक नया ब्रांड न्यू पावर स्ट्रक्चर आता है और जब पावर स्ट्रक्चर आता है तो अपने साथ नियर नेबर्स में चेंज लेकर आता है। यह दिखाता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के बारे में कैसे सोचेगा, क्योंकि ये हैं ईरान के नए पॉलिसी मेकर्स। दोस्तों कि नाउ दे वांट पीपल हु आर लॉयल। इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, ये मुल्क खुद चला लेंगे। अब ईरान बार बार ये कह रहा है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन तब खुलेगा जब आप ये पैसे की बात करोगे। ईरान किसी तरीके से चाहता है कि यह लड़ाई नवंबर तक चलती रहे और ये उनको पता है कि सर्वेज आए हैं जिसमें अमेरिकन्स हैव सेड, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स आर सेइंग दैट वी डोंट वांट दिस वॉर, हमें चाहिए नहीं लड़ाई है। किसने बोला लड़ाई लड़ने को? हम तो नहीं चाह रहे कि ईरान से लड़ाई, ऐसा अमेरिकन्स बोल रहे हैं। ये बात IRGC को समझ में आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। 3 खबरें हैं आज मेरे पास, टोटल 3। आपको ऐसा लगेगा कि तीनों अलग अलग खबरें हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, एक कड़ी है जिसमें तीनों खबरें जुड़ रही हैं और तीनों खबरों का डायरेक्ट लेना देना ईरान के साथ है। ये आप देख रहे हैं ना सब नाम। एक नया पावर स्ट्रक्चर आता है ईरान के अंदर, एक नया ब्रांड न्यू पावर स्ट्रक्चर आता है और जब पावर स्ट्रक्चर आता है तो अपने साथ नियर नेबर्स में चेंज लेकर आता है। वहां पे हरकत होती है कुछ, और वो हरकत यानी कि पूरा जो मामला है वो अमेरिका के रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू ब्रिंग टू यू दिस वेरी स्पेशल वीडियो। आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। हुआ क्या है देखिए, ईरान ना, जो लोग सोच रहे थे कि एक मिसाइल मारेंगे और ईरान जमीन पर लेट जाएगा, ना भाई, ये स्टोरी कुछ और चल रही है। देखिए, ईरान में एक बहुत मेजर सिक्योरिटी रीशफल हुआ है और ये आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको द चाणक्य डायलॉग्स में कवर क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये जो नए लोग हैं ना, ये दिखाते हैं कि ईरान का आने वाला रुख क्या होगा। ये दिखाता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब के बारे में कैसे सोचेगा, क्योंकि ये हैं ईरान के नए पॉलिसी मेकर्स। आपको एक बात तो पता ही है कि मुश्तबा खमैनी को चोट लग गई है। कई लोग कहते हैं वो जीवित नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको चोट लगी है। मैं ये मानता हूं पर्सनली, और मैं कई बार पहले ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्तबा खमैनी को आई थिंक ही इज बीन सीरियसली इंजर्ड और वो रिकवरी की ओर जा रहे हैं। ही इज रिकवरिंग बट दैट रिकवरी इज गोइंग टू बी लॉन्ग। वो हाल फिलहाल में ऐसे रिकवर नहीं हो जाएंगे, कुछ महीने लग सकते हैं उनको फुली रिकवर होने में। ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। अब क्या हुआ है यहां पे कि पूरी की पूरी जो ईरान की सत्ता है वो आ गई है IRGC के हाथ में। ये भी ग्लोबल मीडिया कह रहा है कि IRGC के हाथ में आ गई। लोग हैं कौन ये कर क्या रहे हैं? ये देखिए साहब, मोहसिन रज़ाई, बड़ी जबरदस्त प्रोफाइल और IRGC का पुराना यानी कि फॉर्मर कमांडर इन चीफ। इनकी खासियत क्या है? केपेबल जनरल है, बैटल हार्डन्ड है, बैटल एक्सपीरियंस है, आइडियोलॉजिकली बड़े साउंड हैं और मुश्तबा खमैनी के एकदम 100% लॉयल है। राइट? यानी कि ही इज बैड न्यूज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे लिखा है फॉर्मर, तो मैं फॉर्मर की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? ये भी बात है ना कि साहब ये तो फॉर्मर है। अब ये देखिए, मोहसिन रज़ाई, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर फॉर 16 years, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग years of war with Iraq in 80s, was named secretary of the Supreme National Security Council. आप ये देख लीजिए साहब, 16 साल से ये IRGC के चीफ रहे हैं, यानी कि बॉस रहे हैं। द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बॉडी इन ईरान, पॉलिटिकली द मोस्ट पावरफुल बॉडी, जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर के साथ काम करती है। थ्रू आउट हिज लाइफ, ये जो भी इनका करियर रहा है, ये उस समय भी थे जब खुमैनी थे ओरिजिनली, और फिर जब खमेनी आए उनके साथ भी थे, और अब ये मुश्तबा खमैनी के साथ भी हैं। तो इन्होंने 16 साल IRGC को हेड करा है और आज की तारीख में ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ये बॉस बन गए, यानी कि द फाइनल अल्टीमेट नेशनल सिक्योरिटी या जो देश का डिफेंस है उसकी जो बॉडी है उसके बॉस बन गए हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन, लेकिन पोजीशन का जो पावर है आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यह दिखाता है कि राजनीतिक उथल पुथल ईरान में क्या हो रही है। राजनीतिक उथल पुथल यह है दोस्तों कि नाउ दे वांट पीपल हु आर लॉयल।
एक लॉयल्टी वाली बात ईरान में आ गई और कई लोग ऐसे हैं आईआरजीसी में जो ये कहते हैं कि यार ये जो सैयद अब्बास आरिगची हैं या गालिबाफ हैं या पेज़ेश्कियां हैं, ये बात क्यों करना चाहते हैं अमेरिका से? हमने तो अमेरिका को हरा दिया, हमने तो अमेरिका को ऐसा कर दिया, तो हमने अमेरिका को वैसा कर दिया, वर्चस्व ईरान का होगा। अब उस मोड में ये लोग आ गए हैं और वहां पे लॉयल्टी जो है दोस्तों, दैट इज एट अ प्रीमियम इन द सेंस की पीपल आर सेइंग दैट ठीक है, ये बंदा लॉयल है, ये लड़ाई में हमारे साथ था, लिहाजा इसको रिवॉर्ड करना चाहिए। अब ये देखिए, मोहम्मद बाकिर ज़ोलकदर हु बिकम्स पॉलिटिकल एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर, यानी कि ये मोहम्मद बाकिर ज़ोलकदर है। ये कौन था? ये इनसे पहले था यहां पे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बॉस। अब इसको बोल दिया है कि तुम सुप्रीम लीडर के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाओ, सिर्फ मिलिट्री एडवाइजर नहीं, पॉलिटिकल एडवाइजर। तो ये बन जाते हैं साहब सिक्योरिटी काउंसिल में, ये बन जाते हैं सुप्रीम लीडर। अब मैं आगे आगे चल के आपको बताता हूं। द मूव स्ट्रेंथन द रोल ऑफ हार्ड लाइन मिलिट्री फिगर्स। ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना हार्ड लाइन, मरो मारो, ये उस टाइप के लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पीपल लाइक आरिगची, पीपल लाइक गालिबाफ, पीपल लाइक पेज़ेश्कियां वो ईरान से कम मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इनके पाथ अलग है। लड़ाई करना वो लोग भी जानते हैं। सैयद अब्बास आरिगची, ही इज सेइंग दैट इफ यू अटैक अस वी विल अटैक यू। सिंपल सी बात है। ये लोग कहते हैं वेदर यू अटैक अस और नॉट, तुम दुश्मन हो हम तो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ये आइडियोलॉजिकल हार्डलाइनर्स हैं। वो आइडियोलॉजिकली बेसिकली डिप्लोमैट है। They will fight if they are forced to fight. Their first reaction is going to be diplomacy. Their first reaction is going to be warfare. ये जमीन आसमान का फर्क है। अब ये सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी called a newly appointed IRGC कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी। दोस्तों ये अहमद वहीदी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये नया IRGC का कमांडर इन चीफ है अहमद वहीदी, ठीक है। ये IRGC कंट्रोल कर रहा है। ये बंदा इसके पहले था, ये कंट्रोल कर रहा है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसको कंट्रोल कर रहा है ये। और यहां पे मोहम्मद बाकिर ज़ोलकदर जो पहले यहां पे था, इसको बोला है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तुम छोड़ो और तुम सुप्रीम लीडर के पॉलिटिकल एडवाइजर बन जाओ। यानी कि तीन बंदे बड़े खूंखार, ज़ोलकदर एक, रजाई दो, वहीदी तीन। अब ये पावर स्ट्रक्चर के टॉप पे आ गए। इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, ये मुल्क खुद चला लेंगे। ये बातचीत करना, अमेरिका से डिप्लोमेसी करना, किसी को भेज दिया, अच्छा ठीक है आप चले जाओ, लेकिन जो डिसीजन है ईरान के, वॉर टाइम डिसीजंस, अब ये इनके पास आ गए। अब न्यू अपॉइंटी है, ये देखिए साहब। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन है जिनको लगाया गया है। अली अब्दुल्लाही, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रीवियस ऑफिस होल्डर जो थे अब्दुल रहीम मुसावी थे, और ये 28 तारीख को मर गए। जब बॉम्बिंग हुई थी, जब सुप्रीम लीडर अली खमेनी को मारा था, तो ये भी साथ में खत्म हो गए। ठीक है जी। अब क्यूमार्स हैदरी, डेप्यूटी चीफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मोहम्मद रजा अश्तियानी, ये ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव, ये भी जिंदा है। अहमद वहीदी, कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC, ये अहमद वहीदी ये रहा, कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC। मोहम्मद पकपोर पहले थे, तो ये जो है ही वॉज किल्ड, ठीक है, ये खत्म हो गए। मुस्तफा इजादी, डेप्यूटी कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC, अहमद वहीदी नो, जाहिर सी बात है, पहले डेप्यूटी कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC थे, अब कमांडर इन चीफ ऑफ द IRGC बन गए। उसी तरीके से अली अजमई, कमांडर इन चीफ ऑफ द नेवी, बासिज फोर्स, ये सारे के सारे जो हैं, इनके बारे में यह बताया गया कि नई जो यहां पे अपॉइंटमेंट लिस्ट आई है लोगों की, ये सारे के सारे हार्डलाइनर्स हैं, सारे के सारे। अगर हम दे दें कि एक नरमपंथी तो नहीं कहूंगा मैं, आई विल नॉट से कि वो सॉफ्ट हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आरिगची, आई एम टॉकिंग अबाउट गालिबाफ एंड पेज़ेश्कियां, दे आर नॉट सॉफ्ट, इट इज जस्ट दैट दे से दैट डिप्लोमेसी शुड बी गिवन अ चांस। बस यही है पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बाकी इनमें से कई लोग होंगे, आप पीछे जाके देखेंगे तो इनका भी कहीं ना कहीं कोई जुड़त IRGC से मिलेगी या कुछ फौज से मिलेगी इनकी जुड़त। अब ये मैंने बता दिया कि दिस इज द लेटेस्ट पावर स्ट्रक्चर ऑफ ईरान। जैसे कि मैं गालिबाफ की बात करूं, जो कि स्पीकर हैं ईरानियन पार्लियामेंट के, वो IRGC के फॉर्मर मेंबर हैं। तो आप बाकियों का भी देखेंगे, आप तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई जुड़त। गालिबाफ तो प्रॉपर IRGC के मेंबर थे। अब ईरान की लड़ाई में आपको एक बात पता है कि जब सीज फायर हुई तो बहुत सारी बातें हुई थी, और
कुछ बातें ये थी जो पॉइंट साइन करे थे कि नहीं साहब इतना पैसा ईरान को देंगे क्योंकि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब पहले इजरायलीज ने बमबारी करी, कुछ दिनों के बाद इजराइल रुक गए, फिर अमेरिकन ने बमबारी करी, हजारों की तादाद में इस लड़ाई में ईरानियंस मारे गए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक तबाह कर दिया गया। तो बात यह हुई थी कि $300 अरब देंगे और $300 अरब में रिकंस्ट्रक्शन होगा, ये होगा फलाना। अब पता नहीं कहां पे वो $300 अरब गए, वो आए नहीं। अमेरिका डिड नॉट गिव द मनी, अमेरिका ने $1 नहीं दिया अभी तक। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू दैट ईरान का एक एक्सपेक्टेशन था। अब ईरान बार बार ये कह रहा है कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन तब खुलेगा जब आप ये पैसे की बात करोगे। एक ईरान ने शर्त रख दी। ईरान किससे बात कर रहा है? ओमान से बात कर रहा है। और ये बात मीडिया के सामने आ गई कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम तब खोलेंगे जब हमारी भरपाई होगी इन सब चीज की। अब डोनाल्ड ट्रंप से पैसा लेना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। खुश होकर कभी डोनाल्ड ट्रंप पैसा देता नहीं है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबी चौड़ी एक बात कह दी। अच्छा, इलॉजिकल बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। आई विल नॉट से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग इलॉजिकल, ही इज नॉट बीइंग इलॉजिकल। This is just in response because the Iranians were saying we want money, of course damages, we want reparations. वो लगातार बोलते चले आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इतने लोगों को मार दिया। अब ये देखिए ना, यहां पे ये कह रहा है इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड ऑन यूएसएस कोल। यूएसएस कोल एक शिप था नेवी का, यूएस का, जिसमें अटैक हुआ था। तो USS Cole and thousands killed in combat. Additionally, compensation should be paid to the families of hundreds of thousands of innocent protesters that Iran has killed over the last 50 years, not to mention the 52,000 that have been killed in the last 5 months. तो ये सब बोल दिया है उसने कि भाई तुम तो मांग रहे हो लेकिन तुम्हें भी देना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, USS Cole वाले जो थे, जो खत्म हो गए, उनके परिवार को, वो एक बात है। वो कहता है तुम्हें तो अपने ईरानियन लोगों को देना है क्योंकि तुमने अपने ईरानी लोगों को मार दिया है लाखों की तादाद में, जो तुम्हारे खुद के शहरी थे, जो वासी थे ईरान के, जो लोग थे, आपने उन्हीं को मार दिया, उनको कॉम्पनसेशन दो। सबसे बड़ी बात। और फिर कह रहे हैं ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द इरानियन नेगोशिएशंस, ईरान शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड डेथ कॉस्ट टू द पीपल ऑफ लेबनान, सीरिया, यमन एंड गजा। ये लेबनान और गजा क्यों लिखा है इसमें? सीरिया और यमन का तो आपको पता ही है। आई विल नॉट दिस थिंग, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। यमन में आपको पता ही है, यमन में वहां पे हुथी हैं जो कि इनके सपोर्टेड है। और दूसरी चीज सीरिया में एक्चुअली दोस्तों जो पुरानी रेजिम थी ना, अभी तो जुलानी आ गया है, अहमद अल शरा जो है, पहले बशार अल असद की जो रेजिम थी दैट वाज सपोर्टेड बाय ईरान एक्चुअली ना। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस। लेबनान में हिजबुल्लाह है और गजा में हमास है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि जो भी बमबारी हुई है, जो भी बर्बादी हुई है, ये हमास ने अटैक करा इसलिए बर्बादी हुई है, हमास इज गिल्टी। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग हियर। तो लेबनान, सीरिया, यमन एंड गजा, ये चार जो उन्होंने जगह का नाम लिया, कह रहा है यहां पे भी तुम कॉम्पनसेशन दो, तुम्हें बहुत कॉम्पनसेशन की भूख लगी है, तो पहले इसको पूरा करो, ठीक है ना। अब ट्रंप डिमांडेड ईरान पे कॉम्पनसेशन फॉर 50 years ऑफ एलिज डैमेजेस, ये उन्होंने लिखा है। ईरान ये कहता है कि जो जनवरी के प्रोटेस्ट है वहां पे 3117 लोग मर गए, ऐसा ईरान का कहना है, ऑफिशियल बयान है कि 3117। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, 52,000 पीपल, ठीक है, 52,000 पीपल हैव डाइड। अब 52,000 पीपल, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये कह रहा है 3117। जो यूरोपियन पार्लियामेंट फिगर दे रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल फिगर दे रही है, वो कह रहे हैं 30, 35, 40 के बीच की फिगर दे रहे हैं। यानी कि जो उनके फिगर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के क्लोजर हैं, ये नहीं है। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा लोग मर गए हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपियन पार्लियामेंट ने दोनों ने फिगर दिए हैं 30, 35, 40,000 के बीच में। उन्होंने बोला कि इतने लोग जो निहत्थे थे, जो कि अपने हक मांगने के लिए सड़क पे आए थे, उनको मार दिया ईरानियन फोर्सेस ने, खुद अपने लोगों को मार दिया। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, ऐसा बाकी लोग भी कह रहे हैं। द यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स HRANA रिपोर्टेड 6,883 confirmed deaths. और ट्रंप ऑल्सो डिमांडेड कॉम्पनसेशन फॉर 17 US sailors killed in the 2000 USS Cole attack. तो being attributed to Al-Qaeda, not Iran. अब बात तो सही है, अल-कायदा ने अटैक करा था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि तुम पैसा दोगे इसका, ठीक है, ईरान शुड कॉम्पनसेट। अब ये सारी की सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से कॉम्पनसेशन मांगना, ये अगले लेवल पे आ गई हैं। मैं आपको एक और बात बता देता हूं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईरान का सिंपल सा फंडा है,
और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा वीडियो सेव कर लेना, यही बात निकलेगी। ईरान किसी तरीके से चाहता है कि यह लड़ाई नवंबर तक चलती रहे। उसको पता है अगर अभी सब कुछ ठीक हो गया, आपने एक बात नोट करी है, सब कुछ हो गया, सब कुछ साइन वाइन हो गया, सब कुछ डील साइन हो गई जो स्विट्जरलैंड में हुई थी, आपको याद होगा, सब कुछ हो गया। अचानक एक जहाज जा रहा है वहां से, शिप, नॉट नेवी, तेल वाला, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जहाज जा रहा है, एक जहाज पर मारी मिसाइल। जानबूझ के ईरान ने गेम खराब किया, जानबूझ के, इस बार जो हुआ है। फिर उसके बाद उसको पता था कि यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा, यूएस की मजबूरी है, ईरान ने जानबूझ के गेम खराब किया। और ईरान क्यों कर रहा है जानबूझ के गेम खराब दोस्तों? ईरान को एक बात पता है कि यूएस के ऊपर प्रेशर डालते रहो, ये फिर करेगा, अभी देख लेना। आप कहीं ये सोच रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है ना, ये फिर शुरू होगी, ये कार्रवाई जो है फिर शुरू होगी, आप देख लेना। अभी तो सिर्फ हूथी मार रहे हैं, फिर ईरान भी मारेगा 2-3 मिसाइल और फिर ईरान ये लड़ाई शुरू करेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा मामला। अमेरिकन बेसिस पे मार दिया, ये मार दिया, यहां पे अटैक करवा दिया, ये सब चलता रहेगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं और इनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस एक गले की हड्डी है जो कि ना ट्रंप निगल सकता है ना उगल सकता है, उसके गले में फंस गई। दे नो दैट वेरी वेल। अब ये लोग चाहते क्या है मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीज चाहते हैं, जो ईरानी IRGC ले लो, ईरानी गवर्नमेंट नहीं, IRGC आप समझ लो। दे वांट कि ये प्रेशर बिल्डअप रहे अमेरिकन के ऊपर और ये इतना अनपॉपुलर हो जाए कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाए, फिर इसका इंपीचमेंट हो जाए और जो दूसरी सरकार है उससे हम बात कर लेंगे, क्योंकि अमेरिकन वैसे ही नहीं चाहते कि लड़ाई हो। और ये उनको पता है कि सर्वेज आए हैं जिसमें अमेरिकन हैव सेड, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन आर सेइंग दैट वी डोंट वांट दिस वॉर, हमें चाहिए नहीं लड़ाई है। किसने बोला लड़ाई लड़ने को? हम तो नहीं चाह रहे कि ईरान से लड़ाई, ऐसा अमेरिकन बोल रहे हैं। ये बात IRGC को समझ में आ रही है। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज 11 अगस्त है, ये वीडियो नोट कर लेना, ये फिर से होगी नवंबर के बीच में, अभी आज की तारीख और नवंबर के बीच में फिर से एक बार लड़ाई होगी इनकी, ये एक दूसरे को फिर मारेंगे। अब जैसे ट्रंप की आदत है ना, मुझसे भीख मांगी ईरान ने कि शांति चाहिए, डील कर लो। अब आरिक्ची ने वही जबान सीख ली डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ईरान ने भीख मांगी, ये कह रहा है नहीं यूएस ने भीख मांगी। ये एक दूसरे को भिखारी बता रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना, लिटरली बेगिंग फॉर अ डील। अब आरिक्ची इज यूजिंग ट्रंप्स लैंग्वेज अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए सब, यूएस बेग्ड फॉर नेगोशिएशन। जो मैं भीख कह रहा हूं वही मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं डायरेक्टली इंग्लिश से ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर मेड द रिमार्क्स एट अ टेलीवाइज्ड न्यूज कॉन्फ्रेंस ब्रॉडकास्ट बाय इरानियन स्टेट टेलीविजन एंड Abbas Araghchi reminded that the US President Donald Trump demanded unconditional surrender from Iran at the beginning of the war. That was what they wanted from us, and 20 days later, the same enemy was begging for negotiations. Begging. और यही डायलॉग डोनाल्ड ट्रंप के हैं कि ईरान हमसे बेग कर रहा है नेगोशिएशन के लिए, ईरान कहता है यूएस हमसे बेग कर रहा है। दोनों एक दूसरे को बेग करने का एक दोष दे रहे हैं कि भाई आपने बेग किया था, भीख आप मांग रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इन्होंने बोल दिया है टफ एंड इनविंसिबल पावर है ईरान। आई हैव हर्ड दिस मेनी टाइम्स फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। यू इरानियंस क्रिएटेड अ मिरेकल, यू सरप्राइज द होल वर्ल्ड। नो वन थॉट ईरान कुड रेसिस्ट अमेरिका लाइक दिस। अब ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक और बात बता दूं दोस्तों, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा। ईरान को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, नोबडी हैज सेड इट, आई एम सेइंग दिस। कोई भी चीज होती है ना, आप किसी बंदे को बहुत ज्यादा धमकाओगे ना, लगातार आप उसको प्रेशराइज करोगे, धमकाओगे, वो डरेगा, धमकेगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं धमकेगा, परेशान होगा, स्ट्रेस होगा, उसको टेंशन होगा और वो डरेगा। लेकिन एक समय के बाद उसको आदत पड़ जाएगी और जब उसको आदत पड़ जाएगी वो अपना रास्ता निकाल लेगा। ये रिश्तों में भी होता है, ये देशों के बीच में भी होता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। 4 दिन पहले की खबर है कि सऊदी अरेबिया का जो अरामको है, विच इज अमंग्स्ट द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज इन द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया की, और बहुत बड़ा उनका काम है, बिगेस्ट ऑयल कंपनी इन सऊदी अरेबिया एंड अमंग्स्ट द टॉप आई थिंक 2, 3, 4 इन द वर्ल्ड। अरामको ने यह डिक्लेयर करा है कि उनका जो लास्ट क्वार्टर था उसमें उन्होंने मोटा प्रॉफिट बनाया है, मोर देन 30% प्रॉफिट खींच दिया उन लोगों ने, 30% प्रॉफिट। आप बोलेंगे कि मेजर साहब ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल यार? अगर आप सऊदी अरब की ज्योग्राफी देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पे हूथी मिसाइल फायर कर रहे हैं, बाबल मंदेब पार्शियली ब्लॉक्ड, राइट? इजिप्ट के एक पोर्ट पे ड्रोन्स जाके मारते हैं। ये सऊदी अरब पैसा कैसे कमा रहा है? सऊदी अरब की मोटी कमाई तो तेल से है, तेल बेचता है, पैसा कमाता है। ओ भाई, ये हाउ सऊदी अरेबिया मेकिंग मनी व्हेन
इट कांट एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर सऊदी अरब की अरामको जो है वो सारी चीजें बंद होने के बावजूद बंपर प्रॉफिट, पिछले साल लड़ाई से पहले उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया उसने, मोर देन लास्ट ईयर, जब बिल्कुल पीस था, कोई लड़ाई कोई झगड़े की बात ही नहीं थी, तब उसने इतना प्रॉफिट कमाया था, तो अब उससे ज्यादा कैसे कमा लिया? यह सोचने वाली बात है। ईरान के हाथ में जो लग गया ना हॉर्मुज, ईरान अगर इसको मैच्योरली डील करेगा तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अगर ईरान ब्लाइंड प्रेशर डालेगा कि बिल्कुल तोड़ दो, तो लोगों के पास एक मॉडल है जिंदा सऊदी अरब का। अब कतर सऊदी अरब से हाथ मिलाएगा, बहरीन सऊदी अरब से हाथ मिलाएगा, सब आपस में हाथ मिलाएंगे, और फिर लोग यही बात कहेंगे कि साहब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि हॉर्मुज बंद रहेगा। अब बताओ दूसरा रास्ता क्या? ऐसा तो नहीं है कि लोग खाना नहीं खाएंगे। भाई कतर है, कतर में खेती थोड़ा ना हो रही है। मैं खजूरों की बात नहीं कर रहा, अगर चावल खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वहां पे चावल तो नहीं उग रहे, ये तो कहीं बाहर से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कतरीज ईट, इनके खाने पीने का सारा सामान, इनका जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब तो बाहर से आ रही है, इंडिया से आ रही है, चाइना से आ रही है। अगर आपने हॉर्मुज बंद कर दिया तो इनके पास सामान कैसे पहुंचेगा? फिर ये ओमान से बात करेंगे कि चलो इंडिया से शिप आया, चाइना से शिप आया, ओमान में लैंड करा, वहां से ट्रक से भेज दो, रेलवे लाइन बना देंगे, उससे भेज दो। ये सारी की सारी चीजें होंगी, यानी कि इसकी वजह से जो अरब स्टेट्स हैं उनके बीच में दोस्तियां बढ़ेंगी, बिकॉज इट्स सर्वाइवल। ये सर्वाइवल है। और ये काम ऊपर आप देख लेना, जॉर्डन को तो खैर इतना स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि जॉर्डन हैज नथिंग टू डू विद द पर्शियन गल्फ, और उसकी बहुत अच्छी बनती है इजराइल के साथ, तो जॉर्डन को कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। जॉर्डन हैज नो प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम इन लोगों को होगी। और ये लोग देखे ना, ये बार बार कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। भारत ने समुद्र मंथन, आपको पता है ना, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ऑफशोर ड्रिलिंग का, भारत ने हजारों करोड़ रुपए भारत ने सैंक्शन कर दिए कि भाई जाओ खोदो, तेल निकालो, है वहां पे, निकाल के लाओ। भारत अर्जेंटीना से बात कर रहा है, इससे तो सारे देश अपना रास्ता निकाल रहे हैं। कोई हॉर्मुज के लिए वेट नहीं कर रहा है कि ये घर आएगा तो उसकी आरती हम उतारेंगे। पीपल आर फाइंडिंग ऑल्टरनेट्स एंड दे विल फाइंड ऑल्टरनेट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को भी ना थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए अभी, क्योंकि अगर लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया और उनको आदत पड़ गई ऑल्टरनेट की, फिर आप क्या करोगे हॉर्मुज का, ये बताओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि हॉर्मुज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। हॉर्मुज विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। 10 years from now, 25 years, जब तक तेल है तब तक हॉर्मुज इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक खाना पीना आना है उल्टी तरफ से, हॉर्मुज इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस उसका हर साल घटेगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल डिक्रीज ईयर बाय ईयर। और दोस्तों तीसरी खबर, वो भी ईरान वॉर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। रशिया एंड सीरिया रीच डील ऑन फ्यूचर की मेडिटेरेनियन बेसिस। आपको यह पता होना चाहिए, बशार अल असद और उनके फादर, बशार अल असद आपको पता है ना, वो उसको भगा दिया था वहां से जब जुलानी की फोर्सेस आई थी, जब वो अंदर आई थी तो ये भग गया यहां से, और मॉस्को में मिला, फिर ये मॉस्को भाग गया था। तो कहने की बात यह है कि रशिया के कई सारे बेसिस थे सीरिया के अंदर, तो रशिया ने अपने बेसिस अबैंडन करे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये जो जुलानी है ये आ रहा है, फिर क्या होगा, अहमद अल शरा आ रहा है, हम लोग सेफ हैं कि नहीं। ईरानियंस भाग गए वहां से, वहां पे ईरानी भी थे और वहां पे रशियंस भी थे, तो दोनों भाग गए। अब बात ये चल रही है कि ये हेमिमम एयरबेस लताकिया, ठीक है जी, अगर आप इसको देखेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है, यहां पे, और ये आप अगर इसको देखेंगे, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, तो इसके बिल्कुल ऊपर जो है ना, अगर आप इधर चले जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर, तो आपको ये पूरा का पूरा इलाका जो आपको दिखेगा यूरोप का दिखेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये। यहां पे देखिए, ये लताकिया पे है, ये टार्टस नेवल बेस, तो आप ये देख लीजिए, ये टार्टस नेवल बेस है सीरिया के अंदर। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों बेसिस के बारे में बात चल रहा है, हो सकता है आगे चल के और बेसिस की बात हो, फिलहाल इट्स ओनली दिस एंड दिस जिसके बारे में बात हो रही है। यहां पे रशियंस वापस आएंगे, लेकिन इनको जैसे पूरा फुल कंट्रोल दिया गया था एक बार बशार अल असद और उसके फादर की सरकार में कि भैया आपका इलाका है, आप देख लो। इनका यह कहना है करंट सीरियन गवर्नमेंट से कि नहीं, आपका पूरा अधिकार नहीं होगा, होगी ये सीरियन टेरिटरी और आप और हम मिलके इसको चलाएंगे, यानी कि जॉइंट एक्सरसाइजेस होंगी और कई सारी ऐसी चीज होंगी, लेकिन इट विल बी अ कोलैबोरेशन। तो दोस्तों फिर से एक बार आप देखेंगे कि इस इलाके में रशिया की एंट्री होने वाली है। जो
मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी रशिया की एंट्री हो जाएगी, लेकिन रशिया की जैसे तैसे इस इलाके में एंट्री हो गई है। तो यहां पे आज का वीडियो दोस्तों खत्म होता है। आपने देखा किस तरीके से हमने पहले बात करी कि पूरा मिलिट्री जो स्ट्रक्चर है ईरान का, उसमें फेरबदल हो गई है और हर जगह जो लॉयलिस्ट्स हैं IRGC के बैकग्राउंड वाले, उन लोगों को ये बताया गया है कि साहब यू आर इन पावर नाउ एंड यू विल रन ईरान। सबके सब मुश्तबा खमेनी को रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि तुम बड़ा कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, हमें भी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यह भी बोला है कि मैंने अपनी टीम यानी कि यूएस की टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आगे चल के तुम जब भी बात करोगे तुम ईरान से किसी भी डील के बारे में, तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन की बात रखना। ये और तीसरा फिर ये रशिया और सीरिया, दे आर गोइंग टू पार्टनर इन दीज टू प्लेसेस। ये हेमिमिम एयरबेस है और टार्टस नेवल बेस है। दोनों जगह रशियंस वापस आएंगे। बेसेस इनके कई सारे थे, लेकिन 2 बेसिस पे वापस आ रहे हैं और सीरिया के साथ मिलकर ये बेसिस चलाएंगे एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।